ओके, स्वागत है। नमस्कार। आइए, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। क्योंकि बात पिछली बार क्रमचय और संचय को लेकर चले थे, लेकिन फिर चूंकि भी विद्यार्थी कम हैं, उस बात का ध्यान रखते हुए द्विपद, ये एक पद है, x एक पद है ना। अब अगर हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई है तो दो पद हो गए ना, तो द्विपद प्रमेय है। अब दो पदों को लेकर किस तरह की प्रमेय है? ठीक है, अब ये दो पद हैं, फिर से कह रहे हैं ये भी तो दो पद हैं, तो प्रमेय क्या कहने जा रही है? द्विपद। ठीक है, द्विपद प्रमेय विस्तार करेगी। ठीक है, विस्तार के विषय में प्रमेय है, विस्तार, एक्सपेंशन है। तो अगर 7th क्लास का बचपन याद करें तो क्या आ रहा है? पहला आपने देखा था x प्लस वाई दी होल स्क्वेयर। ठीक है, ये x प्लस वाई बराबर हम यूं देख सकते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, हाथ एक है ना। अब ये विस्तार आपने देखा था क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसे x प्लस वाई टोटल सम दो पदों का योग, उनकी घात दो। तो विस्तार किस तरह से मिला था? ये मिला। इसे 7वां कहें या 9th क्लास कहें, बराबर। फिर आपने देखा क्यूब की जरूरत भी पड़ी। ठीक है, अगर घन लिया गया, ठीक है, घात 3 ली गई, तो क्या हुआ? आपको याद होगा। यदि नहीं याद आया तो अब देखिए, मैं लिख रहा हूं, आसानी से बात बन जाएगी। ठीक है, 3x² और फिर से 3xy² और फिर से y³। अब प्रश्न है कि सबसे पहले इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। इसको सबसे पहले, ठीक है, 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने लिखा था। ये बात सच है। अब लोग कई बार इसमें विरोधाभास जान लेते हैं, नहीं न्यूटन ने नहीं लिखा था। कोई यूं कहता है, कोई कहता है इन्होंने लिखा था। ऐसा नहीं है, सर आइजैक न्यूटन, ये बाइनोमियल थ्योरम उनकी देन है। ठीक है, और यहां तक कहा जाता है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स निकाले हैं, द्विपद गुणांक जो आए थे, वो एनसीआर अभी बस केवल सुन लीजिए, अभी बताएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। ये न्यूटन का ही दिया हुआ है एनसीआर। इसकी कल्पना न्यूटन के मस्तिष्क में ही आई थी। अब चलिए देखिए जरा, उनको यही लगा होगा, इसका पैटर्न खोजते हैं। घटना उसी समय की है जब सेब उनके सिर पर गिरा था। उस साल की ही बात है, इंग्लैंड में प्लेग आया हुआ था और स्कूल कॉलेज बंद थे पूरे साल भर के लिए। तो उस समय न्यूटन जब घर में रुके हैं, ठीक है, तब की बात है। उम्र यही 21 साल के आसपास की। 1642 में उनका जन्म है और उसके बाद 1665 की बात आ रही है। तो इस समय, अब चलिए देखिए, क्लास 7th याद कीजिए। x प्लस वाई तो हो सकता है इसका आधार या बाइनोमियल थ्योरम जब लिखी है तो आवश्यकता इस बात की पड़ी कि अब कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, कैसे निकालते रहेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करें। अब अगर 4 चाहिए तो फिर ऐसा होना चाहिए कि x प्लस वाई दी होल क्यूब और उसके बाद फिर से x प्लस वाई। तो x प्लस वाई दी होल क्यूब की जगह ये लिख लेंगे और ये लिखने के बाद इंटू एक्स वाई करेंगे। अरे ये तो बहुत सारा समय ले जाएगा। ठीक है, समय अधिक लगेगा ना। तो ये जो समय अधिक लगेगा, इस कठिनाई को दूर करने के लिए, ठीक है, मान लो हमें x प्लस वाई टू दी पावर 11 चाहिए, तो हम कहां तक मल्टीप्लाई करते रहें और समय खराब होता रहे। तो
कुछ ऐसी जिज्ञासा न्यूटन सर के मस्तिष्क में उठी होगी कि क्या सामान्य प्रमेय कोई बनाई जा सकती है कि अगर विस्तार n ले ले ऋणोत्तर के अलावा पहले, बाद में तो बाइनोमियल थ्योरम एन ही इंडेक्स आ जाएगा, पॉजिटिव आया तो थोड़ा साहस कम पड़ रहा है, उत्साह कम हो रहा है। क्या अब भाई कौन करे इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन, कौन करे? यही एक वो प्लेटफॉर्म आया बैकग्राउंड में कि थ्योरम के बारे में विचार करना पड़ा कि क्या कोई ऐसी प्रमेय बनाई जा सकती है जब हमें अगर ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि x + y टू द पावर 11, तो क्या हम मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे? नहीं। तो अब पैटर्न देखिए कैसे जिज्ञासा को शांत किया होगा, कैसे उत्पन्न हुआ होगा ये एनसीआर। ठीक है, चलिए आइए देखिए, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, ध्यान देना, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2। हम क्या देख रहे हैं? अगर हमने x लिखा इस तरह से, तो अगर x की घात घट रही है तो y की घात बढ़ रही है, और एक ऑर्डर में 2 1 0। तो अब पृष्ठभूमि में ये बात उठी कि वास्तव में अगर ये घात बढ़ाते जाएं तो मुश्किल होता है, इसलिए न्यूटन ने शायद पैटर्न ऑब्जर्व करना, ठीक है, जरूरत समझी होगी। 2 1 और 0, y की घात यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2। तो क्या देख रहे हैं कि 2 1 और 0, फिर 0 1 और 2। अब क्यूब वाले में देखिए, x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0, 3 2 1 और 0, y की घात 0 1 2 और 3। इसी आधार पर कुछ विचार किया होगा न्यूटन ने और प्रमेय को बनाने की कोशिश की। तो पहले एनसीआर जो गुणांक आए हैं, यहाँ गुणांक क्या है देखो जरा, 1 2 और 1, इसमें गुणांक आए हैं 1 2 और 1। इसमें गुणांक कैसे आए हैं? 1 3 3 और फिर से 1। देखो जरा गुणांकों, 1 2 1 1 3 और 3 और 1, देखो 1 3 3 और 1, इस तरह से गुणांक आए हैं। अब प्रमेय की ओर बढ़ा जाए और ये जाना जाए कि गुणांकों को न्यूटन ने इस तरह से परिभाषित कर लिया कि एनसीआर एक संकेतन है। बोलिए, हाँ आगे चलिए। तो एनसीआर को लाना चाहते हैं कि एनसीआर क्या है। तो अभी वापस लौटेंगे थ्योरम लिखते वक्त, देखिए x + y, अगर n कंसिडर कर रहे हैं दो पद और n कोई घात है धनात्मक, n धनात्मक या नॉन नेगेटिव ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मान लें, ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव। तो जब नॉन नेगेटिव कहते हैं तो मीनिंग क्या निकालते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, एंड 0, ठीक है, ऑल्सो 0 भी, 0 भी, ऐसा ले रहे हैं। आप पहले स्टेटमेंट लिख दें फिर एनसीआर डिफाइन करें। स्टेटमेंट कहता है पहले NC0, सी अभी मान लीजिए कलेक्शन के लिए, अभी इसकी परिभाषा लिखेंगे एनसीआर की, अभी बस 1 मिनट स्टेटमेंट दे दें फिर आप को दिखाएंगे कि एनसीआर कैसे परिभाषित कर रहे हैं। NC0 x की घात n, y की घात 0, फिर से NC1 x की घात n-1 घट रही थी ना, देखो दिखाया था हमने तुम्हें कि x की घात घट रही है, 2 1 0, 3 2 1 और 0, y की घात बढ़ रही है, यहाँ पर 0 1 2 और 3। चलिए, तो x की घात घटी ना, पहले n थी अब n-1 हो गई,
और y की घात पहले शून्य थी, अब आगे बढ़ी 1, तो ये मिलान करते जाइएगा, शून्य तो शून्य, n माने n माइनस शून्य, NC1 तो n माइनस, और ये 1 वही y की घात वही, फिर से अभी 1 मिनट रुके रहो, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, देखो x की घात घटना शुरू हो गई और y की घात बढ़ रही है, ठीक है, आगे चलते हैं, NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3, ऐसे अंत तक यदि चले, बढ़ाते जाएं तो अंत में आएंगे NCN पर, ठीक है, ठीक NCN पर आएंगे तो अंत में x की घात क्या हुई, n माइनस n हो जाएगी, पैटर्न देखो, n माइनस 1, n माइनस 2, ये वाला, ठीक है, अब n माइनस n, और y की घात कितनी हो जाएगी, देखो y की घात वही हो गई जो NC1, 1 यहाँ था, 2 था तो 2, 3 था तो 3, तो n, ठीक है, y की घात n, ये वाला आखिरी पद क्या बचा, ठीक है, NCN x की पावर 0 y टू दी पावर n, देखो ये x की पावर n थी, y की पावर 0, आखिर में आते आते x की पावर 0 हो गई, y की पावर n हो गई। अब अभी कुछ समझ में यहां तक नहीं आया, यहां पर केवल स्टेटमेंट दिया गया, और समझ में क्यों नहीं आए, ये जो गुणांक लिखे गए हैं NC0 NC1 NC2 NC3, ये गुणांक अभी अभी समझने हैं कि ये कैसे लिखा गया है, क्या है ये आखिर, NC0 NC1 NC2, ये जो द्विपद गुणांक हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, उनको कैसे लिखा गया, कैसे जाना गया, और कैसे यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में प्रमेय में वो आ गए, NC2 NCN तक आए। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो आए हैं, द्विपद गुणांक जो मिले हैं हमें, ये किस तरह से आए, तो इन जनरल लिख लेते हैं कि कहीं पर मान लो आरित होगा, NCR भी होगा, जनरल, इन जनरल, ठीक है, NCR, तो इसी NCR को अब परिभाषित कर लिया जाए, इसकी परिभाषा के बारे में जाना जाए, ठीक है, इसकी परिभाषा, तो यही वहां पर हमने शुरू किया था क्रमचय और संचय का अनुमान देने के लिए, तो ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख दिया तो हमने दिखाया कि बाइनोमियल थ्योरम में हमें जो NCR जरूरत पड़ेगा वो कैसे आ रहा है। इसके लिए हमने कहानी शुरू की थी कि 3 फल हैं, ठीक है, उन 3 फलों में से हमें 2 लेने हैं, तो कितने चुनाव पॉसिबल हो सकते हैं, 3 फल हैं, अगर उन्हें क्रमागत रखना चाहते हैं तो हमारे पास कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको रखने की, इस तरह से, तो NCR के साथ हम NPR भी लाने वाले हैं, NPR, ठीक है, तो NCR जो हमने इस्तेमाल किया था, NCR उसके लिए कहा था संचय के लिए, संचय, ठीक है, और C अभी कलेक्शन मान लीजिए, इसके लिए C कितने कलेक्शंस होंगे ये देखना है, ठीक है, 3 फलों में से यदि हम 2 फल लेना चाहें तो कितने कलेक्शन होंगे, इसको अब परिभाषा लिखिए, 3C2 अगर कहना चाहते हैं तो 3C2 मीनिंग दे रहा है क्या, अगर 3 वस्तुएं हैं हमारे पास तो उनमें से यदि हमें कोई 2 वस्तुएं चुननी पड़े तो हम कितनी तरह से चुन सकते हैं, तो 3C2, ठीक है, C चूज भी कंसिडर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, C स्टैंडिंग फॉर कॉम्बिनेशन, ये भी मान जाएगा कि अगर 3 फलों में से 2 फल चुनने हो तो फिर कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, ये आया, कलेक्शन, कॉम्बिनेशन, या कितनी तरह से हम 2 फल चुन सकते हैं, चूज, सी आप चूज भी सोच सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी सोच सकते हैं, ठीक है, कलेक्शन भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी केवल एक अर्थ सा निकाला, अभी
पूरी तरह से व्याख्या नहीं हुई परिभाषा की, अर्थ सा निकाला कि एनसीआर किसका संकेतन कर रहा है। एनसीआर मोटे तौर पर इस बात का संकेतन कर रहा है कि यदि एन वस्तुएं हो और उनमें से आर वस्तुओं का चुनाव करना हो तो एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चुनाव कितनी तरह से किया जा सकता है, एनसीआर बताता है। फिर सुने, एनसीआर किस ओर संकेत करता है। एनसीआर का संकेतन ये बता रहा है कि अगर एन भिन्न वस्तुएं हो हमारे पास, जैसे हमने कहे 3 फल, एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल ऑरेंज एंड बनाना, ठीक है। अगर 3 फल हमारे पास हो तो उनमें से 2 फल यदि चुनने हो तो हम कितनी प्रकार से ऐसा कर सकते हैं, एनसीआर उसी का संकेतन कर रहा है। परिभाषा के तौर पर संकेतन के आधार पर एनसीआर क्या बताता है, एनसीआर बताता है कि यदि एन वस्तुएं, भिन्न भिन्न एन वस्तुएं हमारे पास हो तो उनमें से यदि आर वस्तुएं हमें एक साथ चुनाव करनी पड़े तो फिर हम देखेंगे कि एनसीआर वेज, ठीक है, तरीके उपलब्ध हो जाएंगे। एन विभिन्न वस्तुएं, उनमें से आर भिन्न वस्तुएं लेकर यदि हमें चुनाव करने हैं तो कितने तरीके से चुनाव संभव है। मतलब ए ओ बी, अभी केवल अनुभूति कर लीजिए इस बात की संकेतन क्या अर्थ दे रहा है। चलिए, 3 फल है, एप्पल ऑरेंज बनाना, तो एप्पल ऑरेंज बनाना 3 फलों में से 2 लेने हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा मान लेते हैं किसी को 3 में से 2 फल लेने हैं, तो जरा गिन कर देखें, एप्पल और बनाना ले सकता है, और उसके बाद बनाना और एप्पल लिया तब भी एक ही बात मानी जाएगी कि चुनाव किसका हुआ, एप्पल और बनाना का। लेकिन अगर पहले बनाना लिया और एप्पल लिया तो अलग नहीं माना जाएगा, ये भिन्न नहीं है, चुनाव के तौर पर ये भिन्न नहीं माने जाएंगे। क्रमचय में, अरेंजमेंट में ये जरूर भिन्न है। क्या, तस्वीर खींची जाएगी तो पहले ए दिखेगा इसमें, और तस्वीर खींची जाएगी तो इसमें बी पहले दिखेगा, ठीक है। तो क्रमचय के तौर पर ये भिन्न है, लेकिन संचय के तौर पर ये सेम है, ठीक है, ये सेम माने जाएंगे, ये बात ध्यान देनी है। तो अब गिन लिया, एक ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, एक है ऑरेंज और बनाना जो कि सेम है बी और ओ के, तो एक ये और दूसरा ये, और तीसरा क्या हो सकता है, एप्पल एंड ऑरेंज, ऑरेंज और एप्पल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हमारे पास 3 तरीके ही निकल पाए हैं। तो ऐसे मान लो बहुत सारी चीजें हो, सैकड़ों किताबें हो, सैकड़ों किताबें हैं लाइब्रेरी में, और हमसे कहा जाए कि 5 किताबें आप इश्यू करा लीजिए। अब कौन से 5 किताबें हम इश्यू कराएंगे 100 किताबों में से, तो कितने सारे तरीके हो सकते हैं। 100 किताबें रखी हो और 5 किताबें इश्यू करानी हो तो कितनी किताबें हो जाएंगी, कितने तरह से हम किताबों का चुनाव कर सकते हैं। उसी बात को ये दर्शा रहा है एनसीआर। अभी तो छोटा है, क्या, तो गिन लिया, ठीक है, कि 3 तरह से ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब है क्या, जब इसकी परिभाषा लिख ली जाएगी तो क्या 3C2 3 के बराबर आएगा। हाँ, 3C2 3 के बराबर आएगा। उसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है और ये 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसे ध्यान से सुना जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसीआर निकालना है, ठीक है। तो चलिए एनसीआर के लिए सूत्र लेना है, फॉर्मूला बनाना है। एनसीआर के लिए सूत्र ला रहे हैं, ठीक है। एनसीआर के लिए यदि सूत्र लाए तो कैसे, चलिए। अब फैक्टोरियल नोटेशन माने क्रम गुणित संकेतन, ठीक है ना। फैक्टोरियल माने क्रम गुणित, ठीक है, क्रम गुणित अगर है, ठीक है, क्रम गुणित संकेतन, ठीक है, और उसको ला रहे हैं अभी। फिर से एनसीआर निकाल लेंगे, फिर थ्योरम पर वापस लौटेंगे, ठीक है। संकेतन क्या कहता है, चलिए देखिए। अगर हमने लिखा, और फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होगा ये भी लिख लें, सिंबल क्या होगा ये भी लिख रहे हैं। सिंबल देखिए क्या है,
ऐसा वाला, ठीक है। कोई ऐसे लिखता है, लेकिन प्रिंटिंग ज्यादातर ये बन गई, ठीक है, ये कम लिखी गई। कहीं कहीं किताबों में इसका प्रयोग ज्यादा हुआ है। दो चिन्ह है, एक ये और एक ये। तो मान ली हमें लिखना है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, क्रमगुणित 3। तो क्रमगुणित अब नहीं बोलिएगा, जान लिया कि अंग्रेजी के साथ हिंदी क्रमगुणित है, लेकिन फैक्टोरियल बोलना आसान लगता है, फैक्टर से आसान बन गया। क्या? 3 × 2 × 1 ऐसा। अगर हमें लिखना होता फैक्टोरियल 5, तो हम लिखते क्या? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये है फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। इसी से पहले एनपीआर की डेफिनेशन बनाएंगे और फिर एनसीआर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हमें लिखना होता फैक्टोरियल n, तो क्या लिखते? n इंटू n-1, उससे एक कम ना। देखो 5 के बाद 4 आया ना, और 4 के बाद 3 आया, एक घटते चले जाते हैं और कहां रुक जाते हैं? एक पर अंततः रुक जाते हैं। अगर हमें लिखना होता फैक्टोरियल 7, ठीक है, तो हम लिखते 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अंततः कहां रुक रहे हैं? 1 पर रुक रहे हैं। तो अब अगर n से चलें तो n, उससे एक कम n-2, उससे और एक कम तो n-2, उससे एक और कम तो n-3, ऐसे चलते गए और अंततः गुणा करते हुए हम कहां पर आ गए? 1 पर आ गए। 1 तक आए, इसका मतलब क्या हुआ? हमने अभी n में से 0 घटाया था यहां पर, फिर n में से 1 घटाया, फिर n में से 2 घटाया, और अंततः अगर n में से n घटा दें तो 0 हो जाएगा। अंततः n में से n घटा बैठे तो 0 हो जाएगा। जैसे 7 में 7 घटा बैठते तो फिर अगला टर्म 0 हो जाता। जब वो 0 हो जाता तो इसका मान बिगड़ जाता। अगर वो 7 में से 7 घटा लेते आखिरी पद में, तो फिर ये 0 आ जाता, और 0 आने पर इसका मान बिगड़ जाता, ठीक है। इसलिए ध्यान ये देंगे कि अंततः अंतिम पद में क्या घटा रहे हैं? अंतिम पद में देखो 5 है, अंतिम पद में 5 - 4 किया गया है। अंतिम पद में क्या किया गया है? 3 - 2, तभी 1 आया है। अंतिम पद में यहां क्या किया गया? 7 में से 6 घटाया गया और 1 आ गया। तो फिर ऐसे में अंतिम पद क्या होगा? n में से n-1 निकाला जाएगा तो अंतिम पद बनेगा। ये बात ध्यान दे रही है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n ऐसे आया, n, n-1, n-2, n-3, n-1, ठीक है। और उदाहरण ये लिखे गए हैं। आप बोलना चाहें तो क्रम गुणित 2-3 बार 4 बार 2-3 दिन बोलकर देख सकते हैं। अगर फैक्टोरियल इजी पड़े बोलने में, ठीक है, जुबान को आसान लगे, तो फिर फैक्टोरियल 3 बोलिए, फैक्टोरियल 5 बोलिए, फैक्टोरियल 7 बोलिए, फैक्टोरियल n बोलिए। क्रम गुणित n, क्रम गुणित 3, क्रम गुणित 5, क्रम गुणित 7। अगर थोड़ा असहज लगे तो फैक्टोरियल बोलना जारी कर दीजिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल n हमने ले लिया, ये आया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 फल थे, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। अब हम इनका संचय नहीं करने वाले। अब वहां हमने परिभाषा इसकी बनानी चाहिए, सूत्र इसका निकालना चाहते हैं एनसीआर का। उसके लिए मुझे पहले आना पड़ रहा है एनपीआर, और पी किसके लिए? पी कहते हैं परम्यूट करना, ठीक है। पी स्टैंडिंग फॉर परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन, ठीक है। और परम्यूटेशन में वर्ब क्या आया है? परम्यूट आया है, ठीक है। परम्यूटेशन में वर्ब क्या आया? ये नाउन था, परम्यूटेशन में परम्यूट आया वर्ड, ठीक है। तो ये परम्यूट क्या है? अरेंज करना, ठीक है। क्या करना? अरेंज करना। व्हाट? तो अब देखिए अगर 3 फल हैं हमारे पास, या मान ले थोड़ी देर एग्जांपल लें, यहां 3 मित्र हैं और 3 सीट्स हैं, ठीक है। 3 सीट्स हैं, फर्स्ट,
second and third. 3 seats are there. And suppose 3 friends are there. अब फोटोग्राफर इनकी फोटो ले रहा है, तो माना यहां पर इस तरह से हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने माना कि 3 मित्र इस तरह से आए हैं, क्या ठीक है, राम, श्याम और लक्ष्मण, ठीक है, राम, श्याम और लक्ष्मण। अब राम, श्याम और लक्ष्मण, ये फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची, तो राम पहली सीट पर, श्याम दूसरी सीट पर और लक्ष्मण तीसरी सीट पर। ये एक तस्वीर हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है राम और श्याम अपना स्थान बदल लेते, तो एस और आर और फिर से एल हो गया। ऐसे अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने आपको फलों को चुनने के बारे में दिखाया था कि 3 में से यदि 2 फल चुनने हैं तो हमने आपको गिनकर दिखाए थे, लेकिन सूत्र निकालना चाहते हैं कि 3C2 जो लिखा था वो 3 कैसे बनेगा। इसलिए ये यात्रा शुरू हो गई कि एनसीआर के सूत्र पर कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए 3 सीट्स और 3 मित्र, कितनी तरह से फोटोग्राफ मिल जाएंगे। तो इसे ही कह रहे हैं क्या, परम्यूट करना, ठीक है। 3 मित्रों के बैठने की व्यवस्था 3 सीट में, 3 सीट्स हैं, ठीक है, 3 आसन है और 3 आसनों पर 3 मित्रों को बैठाना है भोजन पर। तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, कितनी तरह से तस्वीरें ली जा सकती हैं जो अलग अलग हैं। तो पता चला, देखा कि ये तो तस्वीर अलग है, इसमें राम पहले है और श्याम सेकंड प्लेस पर है, इसमें श्याम पहले है और राम सेकंड प्लेस पर है, लक्ष्मण वहीं पर रहे थर्ड सीट पर, तो ये भी फोटो अलग है। अब ऐसा भी हो सकता था क्या कि लक्ष्मण पहले, राम बीच में और श्याम इधर, तो फिर ये भी हो सकता है कि राम इधर, लक्ष्मण इधर और श्याम इधर फिर से, ठीक है। तो 4 तरीके हो गए, हमने देखा, ठीक है। ऐसे ही अभी और भी तरीके पॉसिबल हैं। तो पता क्या चला कि क्या हो रहा है उसे देखना है। तो पिछली बार पढ़ाते वक्त हमने ये कहा था कि एक गतिविधि यदि m तरह से होती है तो दूसरी गतिविधि यदि n तरह से होती है, तो दोनों को मिलाकर कितनी तरह से घटना घटित होगी। एक घटना के लिए 2 गतिविधियां हैं, सपोज एक गतिविधि m तरह से होती है और दूसरी गतिविधि n तरह से होती है, तो दोनों को मिलाकर घटित होने वाली घटना कितनी तरह से हो सकती है। तो वहीं पर हमने पिछली बार क्लास छोड़ दी थी, कहां पर, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम थी, ठीक, ये बात ध्यान देनी है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था ये, ठीक है, ये बात ध्यान देनी थी। तो अब देखें जरा कि क्या कहना चाहते हैं। तो देखो जरा, पहली प्लेस कितने लोगों से भरी जा सकती है, 3 से। पहला आसन 3 लोग ग्रहण कर सकते हैं और दूसरा आसन, अब 2 लोग हमारे पास बचे तो 2 लोग बन सकते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा आसन हमारे पास एक ही बचा मित्र, वो 1, और अगर हम इनका गुणा करें तो हम पाएंगे 6। तो हम देखें जरा, अगर हमारे पास 3 सीट थी तो क्या 6 तरह से ये पॉसिबल है क्या कि 6 तरह से आसन ग्रहण किए जा सकते हैं, पहली सीट, दूसरी सीट और तीसरी सीट, ठीक है। तो राम से शुरू करते हैं, राम, श्याम और लक्ष्मण, फिर राम यहीं रहे और श्याम और लक्ष्मण को इंटरचेंज किया, ठीक है, और श्याम तीसरे आसन पर आ गए और लक्ष्मण दूसरे आसन पर आ गए। ऐसा हो सकता है कि पहले आसन पर अब राम की जगह हम श्याम को रख रहे हैं, श्याम, और अब यहाँ पर राम और लक्ष्मण आए तो श्याम पहले आसन पर ही बने रहे और लक्ष्मण और राम ने अपने स्थान आसन बदल लिए। अब राम हो गए, श्याम हो गए, अब लक्ष्मण की बात आई। पहले आसन पर अभी देखो लक्ष्मण नहीं आए थे, पहले आसन पर लक्ष्मण अभी नहीं आए थे, तो लक्ष्मण भी रख लिए, ठीक है। लक्ष्मण के बाद अब यहाँ आर लिखा, राम लिखा और यहाँ श्याम लिखा, तो ये लक्ष्मण पहले आसन पर ही बने रहे और इन्होंने अपने आसन बदल लिए, तो फिर से एक नई तस्वीर आ गई
श्याम और फिर से राम। देखा तो हमने देखा कि अगर 3 आसन थे और 3 मित्र थे तो वो आसन कितनी तरह से ले पाए, उसे कह रहा है NPR या 3P3। NPR, N स्थान थे और R मित्रों को स्थान लेना था वहां पर, ठीक है। तो पता चला उन N स्थानों में, उन N आसनों पर R मित्र कितनी तरह से बैठ सकते हैं, ये संकेतन कर रहा है NPR। NPR क्या संकेतित कर रहा है? NPR का संकेतन बताता है कि अगर N स्थान थे, N आसन थे और R मित्र हैं, तो R मित्र उन N स्थानों में कितनी तरह से अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं, इसे NPR बताएगा। फिर सुनिए, N आसन है, R मित्र हैं, तो N आसनों पर R मित्र कितनी तरह से अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, इसे NPR बताता है। अब फॉर्मूला देखें कि अगर 3 आसन थे और 3 मित्र थे तो उसे क्या कहेंगे? इसके संकेतन के अनुसार 3 आसन और 3 मित्र अपना स्थान कितनी तरह से ग्रहण कर सकते हैं? 3P3। लेकिन अब कहेंगे आप कि तो फिर इसको फॉर्मुलेट आपने कैसे किया, वो बताइए। गिनकर तो 6 आ गए, 3 आसनों में 3 मित्र कितनी तरह से स्थान ग्रहण कर सकते हैं वो तो आ गया, गिनने से पता चल गया है कि 6 तरह से आसन ग्रहण किए जा सकते हैं। लेकिन 3P3 NPR का फॉर्मूला अगर हमें मालूम हो जाए तो NPR का फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे। लेकिन अभी फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये देखो, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर हम 3P3 कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3। अब यहां पर आया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, ठीक है। अब हमने जब NPRN लिया था, NCR जब लिया था, NPR जब लिया था, तो NPR में हम कह रहे थे क्या कि ये ऋणोत्तर है। N क्या है? ऋणोत्तर, नॉन नेगेटिव, जीरो नहीं है, नॉन नेगेटिव है। तो क्या जीरो ले सकते हैं कि केवल पॉजिटिव की बात आ रही है? तो नॉन नेगेटिव जब कह रहे हैं तो पॉजिटिव और जीरो ले सकते हैं, ऋणोत्तर, ठीक है। तो ऋणोत्तर नहीं हो, बाकी जीरो ले सकते थे, तो नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो अभी चलिए आगे। अब देखिए ये जीरो आ गया, तो फैक्टोरियल जीरो कैसे डिफाइन करें, ये बात आ रही है। तो हमने देखा, फिर से पन्ना पलट रहे हैं, वापस आएंगे, देखो जरा क्या क्या सीखा। फैक्टोरियल 5 लिखा था तो कह रहे थे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 लिखा था तो कह रहे थे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब फैक्टोरियल n लिखिए, n गुणा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, चलते गए। लास्ट में सिखाया है कि आखिरी ब्रैकेट में n माइनस 1 ही घटा सकते हैं, अगर n घटा दिया तो शून्य हो जाएगा और बिगड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये अंतिम पद गुणा के लिए जो आया है वो 1 है। अब चलें, अच्छा अब देखा जाए कि हम फैक्टोरियल 0 जानना चाहते हैं कि फैक्टोरियल शून्य क्या बनाएगा। 1 फैक्टोरियल तो साफ लग रहा है कि फैक्टोरियल 1 1 पर ही रुक जाएगा। फैक्टोरियल 2 ऐसे चला, 2 इंटू 1 चला। फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 चला। तो फैक्टोरियल 0 का मान कैसे आएगा? ये 1 बनाना है, मान्यता है, और ये सूत्र निकाल लिया गया एक तरह से कि फैक्टोरियल 0 1 होगा। कैसे होगा देखिए जरा, चलो ध्यान से देखना। फैक्टोरियल 5 क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 5 आगे कितने आए हैं? 4 3 2 1, ये तो फैक्टोरियल 4 ही कहलाया। फैक्टोरियल 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 लिख लें, और आगे जो आ रहा है वो तो फैक्टोरियल 2 ही कहलाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर हमें फैक्टोरियल 7 लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि आगे
शुरू होगा 6 5 4 3 2 1, तो फैक्टोरियल 6 बन गया। अब हम यहां आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n, और आगे जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, कोष्ठक जो मिल रहे हैं, उसे आसानी से n-1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। जैसे हमने इसमें देखा, हमने इसमें देखा, हमने इसमें देखा। तो आगे की गणना क्या कह रही है, n-1 से शुरू हुआ, कहां तक गया, 1 तक गया, तो फिर फैक्टोरियल n-1 कहलाएगा। क्यों, फैक्टोरियल 5 क्या था, 5 से शुरू हुआ, 4 3 2 1, तो फैक्टोरियल 5 कहलाता है। इसी तरह से अगर n-1 से शुरू हुआ और 1 तक गया तो फैक्टोरियल n-1 कहलाएगा ना। 3 से शुरू हुआ था, गुणा 3 2 1, तो फैक्टोरियल 3 कहलाया था। तो जब n-1 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा तो फैक्टोरियल n-1 कहलाएगा। ऑलराइट, ओके। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, देखो जरा, हमें फैक्टोरियल 0 का मान, बार बार जिज्ञासा में आई है बात कि फैक्टोरियल 0 फिर क्या बनेगा। चलिए, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात आ रही, ठीक है। n धनात्मक लिया गया, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में से शून्य नहीं लिया गया, ठीक है। शून्य दूसरे कारण से बन रहा है, हम n रख दे रहे हैं बराबर 1, तब देख रहे हैं। तो फैक्टोरियल 1 तो हम 1 देख चुके हैं, तो यहां रखा, अब 1 आया ये, और यहां पर क्या हो गया, 1-1 आ गया, 1-1, तो क्या है, फैक्टोरियल 1 तो 1 के बराबर है, और ये 1 आया, फैक्टोरियल 1-1, ये फैक्टोरियल 0, ऐसे दिख गया हमें आसानी से कि 1/1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0, दिख गया। तो क्रम गुणित शून्य कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 भी 1 के बराबर था, और ये कठिनाई थी कि अगर फैक्टोरियल 1 1 बना है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2 बना है, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 6 बना है, तो फैक्टोरियल 0 क्या बनेगा, और फॉर्मुलेट हो गया, ठीक है। संकेतन के आधार पर हम आसानी से ये डराइव कर पाए हैं कि फैक्टोरियल 0 शून्य का फैक्टोरियल क्रम गुणित संकेतन क्या बनाएगा, 1 के बराबर। तो याद रहे, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 के बराबर निकला, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर निकला है, ठीक है, ये बात ध्यान दे रही है। तो अभी एनपीआर का फॉर्मूला ला रहे थे, क्या, देखो जरा, कि अगर हमें ये अरेंज करना था 6, अब हम फॉर्मूला जानना चाहते हैं। देखो फैक्टोरियल 0 कितना आ गया, 1, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन कितना, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर, फैक्टोरियल 3 कितना था, 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 1 बराबर 6। फिर से ध्यान से देखिए, क्या, कि फैक्टोरियल 0 हमने आपको निकाल कर दिखाया और ये गणना की है, लेकिन सवाल तो बहुत अन्य तरह के हो सकते हैं। इतना सरल सवाल थोड़ी पूछा जाएगा कि 3 किताबें और आपको अगर 2 किताबें, ठीक है, इशू करानी है तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या 3 किताबों को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, 3 स्थानों पर। तो ये इतनी छोटी बात तो गणना कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हो कि 100 किताबें कितनी तरह से एक रो में रखी जा सकती हैं, 100 किताबें एक रो में कितनी तरह से रखी जा सकती हैं, तब तो फिर इस तरह से गणना नहीं कर पाएंगे। इस बात की आवश्यकता पड़ रही है कि हमें फॉर्मूला मिल जाए तो बात बन जाएगी कि अगर 100 किताबें रखनी हो, 100 किताबें रखनी हो यदि, तो हम कितनी तरह से एक रो में उन किताबों को रख सकते हैं, हम ये जान जाएंगे। तो अभी एनपीआर आया फैक्टोरियल एन और अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये भी डेराइव नहीं किया, ठीक है, एनपीआर अभी डेराइव नहीं किया, ये फॉर्मूला बनाना है। देखिए, आप धीरज रखिए और इस फॉर्मूले को मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आगे, ये आ गया फैक्टोरियल 0,
फैक्टोरियल 0 पहले निकाला है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब फैक्टोरियल n कंसिडर किया जा रहा है। इसे अगर ध्यान से देखें तो n स्थानों पर कितने, ठीक है, n स्थानों पर, ठीक, क्या हुआ, अगर n मित्र बैठाने थे तो npn है ये ना, देखो ध्यान से, क्यों, n स्थानों पर, ठीक है, n आसनों पर n मित्र बैठाने थे, तो ये फैक्टोरियल n बन रहा है। कैसे, देखो फैक्टोरियल n, npn, वी हैव टू अरेंज द सीट्स, ठीक है, फॉर n फ्रेंड्स, n मित्रों के लिए हमें सीट्स अरेंज करनी है। कैसे, अलग अलग, कितनी तरह से पॉसिबल होगा, उसे npn मान रहे हैं। देखिए, पहले स्थान पर कोई भी आ सकता है ना, n मित्र थे। दूसरे स्थान पर जब पहला मित्र यहां बैठ गया, पहले मित्र ने आसन ग्रहण कर लिया, तो अब कितने मित्र इधर बचे आसन ग्रहण करने के लिए, n-1, तो दूसरे स्थान के लिए n-1 बचे, मतलब n में से एक घट गया। अब तीसरे स्थान के लिए देखिए n-2 लिखा है ना, ठीक है, क्यों, दो मित्र तो बैठ चुके, आसन ग्रहण कर चुके, तो इस तरफ कितने बचे, n-2 बचे, तो n-2 है। लेकिन स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। जब तीसरा स्थान है तो n में से 2 घटा, जब दूसरा स्थान है तो n में से 1 घटा, जब पहला स्थान था तो n में से 0 घटा, पहला स्थान था तो n में से 0 घटा, दूसरा स्थान है तो n में से 1 घटा, तीसरा स्थान है तो n में से 2 घटा, चौथा स्थान है तो n में से 3 घटा, और जब nth स्थान आया, nवां स्थान आया, तो n में से क्या घटा, n-1 ही तो घटेगा। क्यों, तीसरे स्थान में 2 घटा है, चौथे स्थान में 3 घटा है, तो जब nवां स्थान आएगा, जब nवां स्थान आएगा तो n में से n-1 घटेगा, n में से n-1 घटेगा। तो हमने पाया, इसे संकेतन कैसे कह रहे हैं, कैसे संकेत करें, n स्थान और n मित्र अरेंज हो रहे हैं। तो अब अगर npr लाएं तो कैसे लाएंगे, उसका फॉर्मूला देना चाहते हैं। हमने लिखा npr, तो क्या होगा, पहले स्थान के लिए n मित्र में से कोई आ सकता है, दूसरे स्थान पर n में से कोई जो बच गए, एक ने स्थान ग्रहण कर लिया तो n-1 बच गए। अब r मित्र आने हैं ना, तो फाइनली आप ध्यान दें कि जब n आना था तो लास्ट में n में कितने घटे थे, n-1। अब r है तो n में से कितना घटेगा, r है जब, तब n में से r-1 घटेगा ना, ये चीज आई, देखो जरा ध्यान से, n-1 ये आ रहा है, ठीक है, n-r-1, क्योंकि r, क्यों, जब npn लिखा था जो फैक्टोरियल n के बराबर है, उसमें हमने तुम्हें दिखाया कि लास्ट में nवें स्थान पर के लिए हमारे पास एक बचा होगा ना मित्र, और जब nवां, क्योंकि पहले स्थान से शुरू किया था और स्थान n थे, n सीट्स थी, तो लास्ट के लिए एक मित्र बचेगा आसन ग्रहण करने के लिए। तो फिर n में से क्या आया, n में से n घटा और ये +1 हो गया, 1 बच गया, तो वो npn संकेत कर रहा है। अब अगर npr हो तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब फॉर्मूला बना ले, ठीक है, कैसे, इसमें अगर अब r-1 के बाद हम फिर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे करें, इसमें अगर r-1 के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे करें, देखिए जरा, npr को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिर रिपीट होगा, घबराइएगा नहीं। npr क्या लिखा हमने, n इंटू n-1 इंटू n-2, और मैं आपको ये दिखा चुका हूं कि लास्ट ब्रैकेट जो बनता है वो कैसे, कि जितना यहां पर है उससे एक कम घट सकता है, अगर वही घट जाएगा तो बात 0 आ जाएगा अंतिम पद, तो पूरा मान बिगड़ जाएगा, इसलिए इससे एक कम घटता है। हमने दिखाया ना आपको, क्या ये दिखाया था ना कि n में से क्या घटा, n-1 घटा,
जितने स्थान है और जितने मित्र हैं, तो आखिरी के लिए तो एक ही मित्र बचेगा ना आसन ग्रहण करने के लिए, तो n-1 मित्र बैठ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? इस तरह से बात आ रही है सब। अब nवा बच गया, एक बचा, वो तो एक आया। तो उसी तरह से आगे देखिए ये, अब इसमें हम आगे बढ़ाते हैं। एक घटा रहे थे और अब फिर से क्या हुआ, ये क्या बना, n-r+1 बच गया। फिर आगे अब इससे एक एक घटता चला जाता है ना, तो अब इसके बाद जब एक घटेगा तो क्या आ जाएगा, n-r आ जाएगा। फिर इसके बाद एक घटेगा तो क्या आ जाएगा, n-r-1 आ जाएगा। ऐसे घटते घटते हम कहां पहुंचे, 1 पर पहुंचे। ठीक है, तो जब 1 पर पहुंचे तो ध्यान देना, ये हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, ये हमने खुद से मल्टीप्लाई किया ना, ये चीज हमने न्यूमरेटर में खुद से मल्टीप्लाई की ना। ठीक है, कहां तक चले गए, 1 तक चले आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहां से मल्टीप्लाई किया, हमने ये अलग से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये हमने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 तक आ गया ना, देखो। ठीक है, तो फिर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है ये अलग से, तो अब हम डिनोमिनेटर में भी तो मल्टीप्लाई करें तभी तो बराबर रह पाएगा। तो डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, n-r-1। ठीक है, फिर आगे इसमें एक और घट गया तो n-r-2 आ गया। फाइनली 1 तक आ गए। तो अभी सिखाया था कि अगर ऐसे लिख रहे हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये क्या संकेतन करता है, फैक्टोरियल 5 संकेतन करता है। अब हम देखें यहां पर क्या, NPR बराबर ऐसा। ठीक है, ऊपर हमने ये लिखा था पहले से। ठीक है, NPR के विषय में लिखना चाहा था तो वो ये बना था, पीछे के पन्ने में हम लोग देख चुके। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये n से शुरू हुआ, कहां तक गया, 1 तक गया। तो जब 5 से शुरू होके 1 तक गया तो फैक्टोरियल 5। तो अब देखिए फिर से, n से शुरू हुआ, कहां तक गया, 1 तक गया, तो फैक्टोरियल n हो गया। और अब की बार n-r से शुरू हुआ, कहां तक गया, 1 तक गया, तो फैक्टोरियल n-r आ गया। तो अब याद रहे क्या, कि NPR जो आया है, क्या n स्थानों पर, n आसनों पर r मित्र यदि बैठे तो कितनी तरह से फोटोग्राफ्स आ सकते हैं, NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब ये याद रखा जाएगा। ठीक है, ये बात बनी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, 3p3 निकालना चाहते थे कि 3 फल थे और 3 प्लेट्स, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। ठीक है, और एप्पल ऑरेंज बनाना। ठीक है, ये और 3 मित्र लिए थे उस समय हमने। जब हमने 3 मित्र लिए थे तब आपको ध्यान होगा हमने ऐसे कहा था, और वही चीज यहां लिखी है। अब ये दिखाना चाहते हैं कि ये 6 आ गया था ना। ठीक है, तो वही वापस ला रहे हैं कि फॉर्मूला ये लिखा था और अब देखो डेराइव कर चुका, अब डेराइव कर चुका फॉर्मूला और वो ये आ गया। फिर से देख लीजिए क्या, 3 मित्र 3 आसन, कितनी तरह से, इतनी तरह से, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, r बराबर 3, n बराबर 3। तो क्या हुआ ये, अब फिर से देख लीजिए, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे फैक्टोरियल 0 आ गया। मैं डराइव करके दिखा चुका कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 के बराबर आया है और ये क्या हो गया, 6 बन गया। ठीक है, इसी तरह से अब देखो 3 प्लेट्स हैं और 3 फल हैं, एप्पल ऑरेंज बनाना। तो 3 प्लेट्स में हम एप्पल ऑरेंज बनाना रख रहे हैं तो कितने डिफरेंट फोटोग्राफ्स आ सकते हैं, जैसे एप्पल ऑरेंज बनाना इस सीक्वेंस मिल सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है ऑरेंज एप्पल एंड बनाना। तो फिर से हम देखें क्या, जो 3 मित्रों के बारे में था कि 3 आसन हैं और 3 मित्र हैं। ठीक है, उसी तरह से प्लेट्स एंड फ्रूट्स, वो भी वही हो गया, ये भी बन गया कितना, 3p3 बनेगा और ये भी उतना ही रह गया 6 के बराबर। ठीक है, तो 3 प्लेट्स में
3 फल रख रहे हैं तो 6 फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, 3 सीट्स पर 3 फ्रेंड्स आ रहे हैं तो फिर से 6 फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। ये एनपीआर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ओके, चलिए अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। थोड़ा धीरज बनाए रहिएगा, अभी सब्जेक्ट फैलाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, विस्तार लेगा सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, बाय।